Welcome everybody to this new lecture of our paper Electronic Communication System. In today's lecture, we have do some mathematical calculation about the theoretical description as we discussed in our previous lecture. Let us prove that theoretical discussion into mathematical terms, and so that is the terms or the values we have to be calculated about the antenna is power radiated by the antenna, the radiative fields of the antenna, what is the radiation resistance of the antenna. That is all the terms and all the definition or component associated with the antenna. Okay, so let us start this lecture with a short introduction, with a small introduction of short electric doublet. ये क्या है? शॉर्ट इलेक्ट्रिक डबलेट क्या है, इसको हम समझते हैं और फिर हम फिर से फ्रिक्वेंटली अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे कि रेडिएटिव फील्ड स्ट्रेंथ कितना होता है, रेडिएटिव पावर कितनी होती है, पावर का सिलेक्शन कैसे होता है, ये सब बातें हम बाद में करेंगे. सो लेट अस फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू दिस वन द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डबलेट. ये क्या है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डबलेट? सो ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ए शॉर्ट लीनियर कंडक्टर, शॉर्ट हो लीनियर हो, एक ऐसा कंडक्टर, ए शॉर्ट लीनियर कंडक्टर इज ऑफन कॉल्ड एज अ शॉर्ट डबलेट. किसी भी छोटे सीधे चालक को आप शॉर्ट डबलेट कहते हैं. कैसे? ए डबलेट कंसिस्ट ऑफ ए कंडक्टर या एंटीना हैविंग लेंथ शॉर्टर कंपेयर टू द वेवलेंथ. और ये किसकी वेवलेंथ है? उस रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव की वेवलेंथ है जो इस एंटीना में से होकर जिस पावर को, जिस रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर को, जिस मॉड्यूलेटेड वेव को इस एंटीना ने स्पेस में डिस्प्लेस करना है, स्पेस में थ्रो करना है, स्पेस में प्रोपगेट करना है, उस वेव की ये वेवलेंथ है. तो अ डबलेट कंसिस्ट ऑफ अ कंडक्टर, आप उसे एंटीना कह सकते हैं, हैविंग लेंथ शॉर्टर कंपेयर टू द वेवलेंथ एंड द कैपेसिटी एरियाज. एक तो एक छोटी सी लेंथ होनी चाहिए उसके पास और कैपेसिटी एरियाज होने चाहिए. कैपेसिटी एरियाज से क्या मतलब है? एसोसिएटेड विद इट्स एंड. जैसे हमने कल डिस्कस किया था, एक आप ये इस एंड्स पर आप कुछ स्फीयर को कंसीडर कर सकते हैं, कुछ प्लेट्स को कंसीडर. तो हैविंग द लेंथ which is shorter as compared to the wavelength of the wave and has these capacity areas, this capacity area, this capacity area, this capacity area. Okay, so in the form of sphere or in the form of plates, this जिसको हम short doublet कह रहे हैं, ये एक ऐसा कंडक्टर है, एक ऐसा एंटीना है, हैविंग लेंथ शॉर्टर कंपेयर टू द वेवलेंथ एंड कैपेसिटी एरियाज. व्हाट आर कैपेसिटी एरियाज? एसोसिएटेड विथ इट्स एंड सो लार्ज एज टू कीप द करंट सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर. Okay, since any linear antenna can be considered as a consisting of a large number of very short conductors in series, it will be therefore useful to study about the radiation property of short conductor. और ये हमारा आज का टॉपिक है, the radiation properties of short conductor. Radiation properties of short conductor. Okay, so the first topic in these radiation properties is radiative field strength. जो फील्ड रेडिएशन करेंगे उसकी स्ट्रेंथ कितनी होंगी, उन फील्ड्स की स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसको हम यहाँ डिस्कस करने वाले. ड्यू टू शॉर्ट डबलेट. शॉर्ट डबलेट का मैंने आंसर बता दिया आपको. एक छोटा लीनियर कंडक्टर, एक छोटा धारावाही भी आप कह सकते हैं, एक छोटा धारावाही चालक,
को आप शॉर्ट डबलेट कह सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक ध्यान करने वाली जो बात है कि उसके जो एंड्स हैं, कैपेसिटी एरिया जिनको हम कह रहे हैं, वहाँ वो इस तरह के होने चाहिए कि जो करंट फ्लो हो उस कंडक्टर में से वो यूनिफॉर्म हो, एक जैसी। ओके। और ये बात भी बहुत देर तक आप नहीं कह सकते, क्योंकि कैपेसिटर का एक कॉन्सेप्ट हम कल स्टडी कर रहे थे। तो जब तक आप कह रहे हैं कि हाँ कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया है, पोटेंशियल डिफरेंस उसकी प्लेटों के बीच में पूरा आ गया है, तब तक करंट जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तब तक ठीक है, तब तक ओके 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 ओके। लेकिन जैसे ही ये सिचुएशन चेंज होती है और करंट फ्लो होनी शुरू होती है सर्किट में, तो एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है वहां। और वो इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड है कि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने के बावजूद भी वो करंट वहां सर्किट में फ्लो होती रहती है, और कैपेसिटर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हो जाता है, जिससे वो जो फील्ड है वो डिटैच होना शुरू हो जाता है उस एंटीना से। और वही तो है रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी, वही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको हम कन्वे करना चाहते हैं स्पेस में, जो हम भेजना चाहते हैं रिसीविंग एंटीना तक। अभी हम ट्रांसमिटिंग एंटीना पे हैं। ओके, सो ये रेडिएशन प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करने वाले हैं आज के लेक्चर में। और जो पहली रेडिएशन प्रॉपर्टी हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो है रेडिएटिव फील्ड स्ट्रेंथ। रेडिएटिव फील्ड स्ट्रेंथ यानी ऐसे फील्ड जो रेडिएशन करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रेडिएट करें, उनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। और आप ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर आप रेडिएशन की बात कहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएट रहते हैं एक दूसरे के साथ। आपको कल एक फिगर के द्वारा भी ये डिस्कस किया गया था, और होपफुली आपने कहीं ईडी में डेफिनेटली इस तरह की फिगर को स्टडी किया होगा। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर आपने कहीं स्टडी किया होगा तो इस तरह का पोलराइजेशन आपने डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्टडी किया होगा। ये बहुत खूबसूरत एक फिगर एक बनती है। मैंने कल भी इस बात पे जिक्र किया था कि जब एक सीआरओ पर आप ये देखते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन, तो बहुत एक फ्लावर जैसी एक फिगर वहाँ बनती है, बहुत सुंदर एक चित्र बनता है। सो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि रेडिएटिव फील्ड्स जो हैं हमारे, तो हम यहाँ शुरुआत करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर कर रहे हैं तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। शुरुआत हम हालांकि मैग्नेटिक फील्ड से कर रहे हैं और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे पहुंचेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से, कल ही हमने कहा कि इनके बीच में कोई टाइम क्वाड्रेचर नहीं है। स्पेस क्वाड्रेचर जरूर है, स्पेस क्वाड्रेचर जरूर है, लेकिन टाइम क्वाड्रेचर नहीं है, है ना। एसोसिएट रहते हैं एक दूसरे के साथ, मिले जुले रहते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। टाइम क्वाड्रेचर नहीं है, स्पेस क्वाड्रेचर जरूर एग्जिस्ट करता है, टाइम क्वाड्रेचर एग्जिस्ट नहीं करता। तो रेडिएटिव फील्ड स्ट्रेंथ ये हमें आज कैलकुलेट करना है, रेडिएटिव फील्ड स्ट्रेंथ। एंड उसके लिए हमें एक शॉर्ट डबलेट को कंसीडर करना पड़ेगा और वहीं से फिर हम अपने आगे की कैलकुलेशन करेंगे। सो लेट अस कंसीडर अ शॉर्ट डबलेट ऑफ लेंथ dl which is much shorter as compared to wavelength lambda। और ये किसकी वेवलेंथ है? उन वेव्स की वेवलेंथ है जिनको आप कन्वे करना चाहते हैं इस कंडक्टर के थ्रू। Assume that the capacitance associated with the end of doublet such that current through its length everywhere has the same value I. Let us consider a point P at which we want to calculate the radiative magnetic field strength। और मैंने आपको बताया मैं शुरुआत यहाँ जरूर मैग्नेटिक फील्ड से कर रहा हूँ, पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट नहीं आएगा। मैंने कहा एसोसिएट फील्ड है दोनों एक दूसरे के साथ, और बहुत फ्रिक्वेंटली हम ईडी में इनको बहुत अच्छे से शानदार ढंग से स्टडी करते हैं।
सो ये मेरे पास एक शॉर्ट डबलेट है, ये मेरा एक शॉर्ट डबलेट है जिसकी लेंथ dl है, और यहाँ एक पॉइंट है P जो इस शॉर्ट डबलेट से r डिस्टेंस पे है, और ये जो लाइन मिडिल पॉइंट या कोई भी जरूरी नहीं है मिडिल पॉइंट ही हो, तो इस पॉइंट O से जो P को मिलाती है इस डिस्टेंस को मैंने r कंसीडर किया हुआ है। ओके, और एक छोटा सा यहाँ टच आपको मिलेगा रिटार्डेड टाइम का। यू नो दैट रिटार्डेड टाइम, ये फिर से मैं ईडी में जा रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ ये कैलकुलेशन ही ईडी की है। ऐसी कैलकुलेशन सेम टू सेम कैलकुलेशन हम ईडी में करते हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सिलेबस में जो एमएससी थर्ड सेम में आपने कहीं स्टडी किया होगा, एमएससी फर्स्ट सेम में, यहाँ वो कैलकुलेशन बिल्कुल आएंगी। तो रिटार्डेड टाइम का एक कंसेप्ट है, तो मैं एक छोटा सा इंट्रो आपको देना चाहता हूँ रिटार्डेड टाइम के ऊपर। तो रिटार्डेड टाइम होता क्या है? देखिए, एक बहुत खूबसूरत सा एक एनालॉजी डेविड जे ग्रिफिथ ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बुक में दी है। वो ये है कि रिटार्डेड टाइम क्या है, क्या है रिटार्डेड टाइम। तो रिटार्डेड टाइम वो टाइम है, मान लीजिए आप किसी पॉइंट, यहाँ पॉइंट P पर खड़े हुए हैं, इस पॉइंट P पर आप खड़े हुए हैं, ओके, और कोई पल्स, कोई रेडियो वेव या फिर आप कहें लाइट वेव, चूंकि लाइट वेव, रेडियो वेव तो हमारी आंखों के प्रति सेंसिटिव नहीं रहती, लेकिन लाइट वेव हम कह सकते हैं, क्योंकि लाइट रीजन जो विजिबल रीजन है उसको हम देख सकते हैं। सो यहाँ से पॉइंट O से कोई लाइट रे चलती है, तो वो आप, और ये डिस्टेंस उसने R कवर करनी है, डिस्टेंस R कवर करनी है ना। तो यहाँ पॉइंट P पर आप खड़े हैं। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो दे रहा हूँ रिटार्डेड टाइम क्या है यहाँ, और ये ईडी का कंसेप्ट है। आई रिपीट इट इज द कंसेप्ट ऑफ ईडी, नॉट इन द, हालांकि यूज हुआ है ये कम्युनिकेशन में, लेकिन दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ईडी। ओके, तो आप पॉइंट P पर हैं और एक पल्स यहाँ से चलती है, कोई लाइट पल्स है जो यहाँ से चलती है पॉइंट O तक, O से। तो यहाँ से चलने में और आप तक पहुँचने में वो पल्स कितना टाइम लेगी? वो पल्स लेगी टाइम, चूंकि वो लाइट पल्स है तो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, तो टाइम टेकन बाय द लाइट पल्स टू रीच यू इज r/c, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ओवर द वेलोसिटी, दैट गिव्स यू टाइम। तो ये आपको टाइम t पर पहुंच गई है। वो पल्स जो आपके पास टाइम t तक पहुंची है, एक्चुअली वो कब ओरिजिनेट हुई होगी पॉइंट O पर? दैट टाइम इज t - r/c। ये जो टाइम t पर वो पल्स आप तक पहुंची है, ये ओरिजिनली कब जनरेट है, ये कब जनरेट हुई होगी ओरिजिनली? दैट टाइम इज t - r/c। सो दिस t - r/c टाइम is known as retarded time and denoted by TR in electrodynamics. Okay, so ऐसा आप स्टडी करते हैं। और इसका एक छोटा सा टच मैंने इसलिए आपको बताया है यहाँ कि इस कंसेप्ट को मैं यूज करने वाला हूँ इस डिस्क्रिप्शन में, इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, रिटार्डेड टाइम के कंसेप्ट को। तो वहाँ आपको जरूरत पड़ने वाली थी, तो इसलिए मैंने अभी से आपको बता दिया। तो ये मेरे पास एक शॉर्ट डबलेट है जिसकी लेंथ dl है। मैं इसको क्या क्या नाम दे सकता हूँ? मैं इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कह सकता हूँ, मैं इसको शॉर्ट डबलेट कह सकता हूँ, एक छोटा सा करंट एलिमेंट कह सकता हूँ, एक कंडक्टर, लीनियर कंडक्टर कह सकता हूँ, जो नाम आप। लेकिन चूंकि हम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो शॉर्ट डबलेट इज ऑफन यूज्ड हियर, ओके। सो शॉर्ट डबलेट, तो कैपेसिटी एरियाज हैं, कैपेसिटेंस हैं, यहाँ दिखाई नहीं गए हैं पर हैं, और इस तरह के हैं कैपेसिटेंस की। ये जो करंट आई फ्लो हो रही है इस शॉर्ट डबलेट में, ये हमेशा यूनिफॉर्म बनी रहती है, करंट हमेशा यूनिफॉर्म बनी रहती है, आई, इट इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। ओके,
सो रेडिएटिव फील्ड स्ट्रेंथ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और मैं पहले मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ और इस रिजल्ट को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग फील्ड्स तो हैं, पर एंटिटी एक ही है, एंटिटी एक ही है। जैसे पार्टिकल और वेव नेचर एक ही एंटिटी के दो नाम हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फील्ड के दो नेम हैं। आप उसे ब्रॉडली फील्ड कह सकते हैं। ये एसोसिएट प्रॉपर्टी हैं एक दूसरे के साथ। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी चेंज इनटू मैग्नेटिक फील्ड। If there is a change in the electric field according to Faraday, then if there is a change in the magnetic field, magnetic flux में अगर आप change करेंगे, then there is electric field, result in electric field according to Faraday. And if you do the change in the electric field, then you get the magnetic field. So associate property है, अलग नहीं है एक दूसरे के साथ, associate है एक दूसरे से। मैंने एग्जांपल दिया आपको, पार्टिकल एंड वेव नेचर आर एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। कभी वो वेव जैसा बिहेव करता है, कभी वो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ कभी हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ डील करते हैं, एक्चुअली हम उस समय ही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डील कर रहे होते हैं जब हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ डील करते हैं, क्योंकि एसोसिएट प्रॉपर्टी हैं एक दूसरे के साथ। ओके, तो इस फिगर का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया। एक शॉर्ट डबलेट है, इस पॉइंट इससे डिस्टेंस आर, डिस्टेंस पे, इस डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है और रिटार्डेड टाइम का मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया। इस शॉर्ट डबलेट में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है और इस शॉर्ट डबलेट की जो लेंथ है, मैं इसको डाइपोल भी बोल सकता हूँ, मैंने बोला आपको एक शॉर्ट कंडक्टर भी बोल सकता हूँ। जिस वर्ड से आप कंफर्टेबल हैं उसको आप बोल दीजिए, पर मैंने बोला कम्युनिकेशन में हम यूज कर रहे हैं इसको, तो शॉर्ट डबलेट इज अ फेमस वर्ड इन कम्युनिकेशन। सो द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पोटेंशियल, magnetic vector potential A, remember A, magnetic vector potential, this is very confusing word, magnetic, okay, vector, okay, potential, why it is possible, how is it possible, कैसे वेक्टर भी और पोटेंशियल भी, पोटेंशियल तो स्केलर होता है, कैसे, how it can be possible, yes possible, that's why it is named as magnetic vector potential and denoted by vector A in the theory of electricity and magnetism, in the theory of electricity and magnetism. Yes, it is possible. Okay, the magnetic vector potential at a point distance r from the center of the doublet is given by this formula, ideal sin theta over r. This is my magnetic vector potential, and I doesn't use here a vector sign for it because I deal here with the magnitude, not my interest is not about the direction of magnetic vector potential. I only use the magnitude of magnetic vector potential, and because it is a short doublet, छोटा सा एक एलिमेंट है, तो इसलिए मैंने इसको DA लिखा है। अगर ये एक कोई बहुत बड़ा कंडक्टर होता तो मैं इसको A लिखता। ये DA लिखने का मतलब ही यही है कि एक छोटा सा तो कंडक्टर है, उसके लिए कौन सा इतना बड़ा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आ जाएगा। तो छोटा सा एक कंडक्टर है, छोटा सा एक डाइपोल है, तो छोटा सा ही मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होगा और इस छोटे से मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को मैंने DA से डिनोट किया हुआ है। DA से हमने डिनोट किया हुआ है और दैट इज गिवन बाय आइडियल sin थीटा ओवर r. दिस इज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. Magnetic field strength. What is magnetic field strength? Due to the doublet,
can be formed by differentiating equation number first with respect to R. That is dH, the magnetic field strength. And again, I am dealing with the magnitude, so I don't care about the direction. So dH is equals to minus d by dr of dA, that is the differentiation of magnetic vector potential with respect to small r, the distance, and with negative sign. Okay. Now this is my equation number 2. Okay. Now I used here the concept of Ritardi time. Okay. So the current at an instant in the doublet is given by I equals to I नॉट sin ओमेगा टी. ये करंट मुझे क्या बता रही है? ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, साइन वेव में करंट फ्लो हो रही है, यानी एक अल्टरनेटिंग करंट होगी, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और किसी इंस्टेंट टाइम टी पर वो करंट फ्लो हो रही है. ये मेरे पास करंट की इंफॉर्मेशन है जो इस कंडक्टर में, इस शॉर्ट डबलेट में फ्लो हो रही है. ओके. इस करंट को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ. इस व्यक्ति के लिए करंट कैसी होगी? इस पॉइंट पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए ये करंट कैसी होगी? ये करंट ऐसी होगी, ये करंट ऐसी होगी. मैंने बताया, अभी आपसे डिस्कस किया था मैंने रिटार्डी टाइम का कंसेप्ट, दैट टी इज रिप्लेस्ड बाय टी माइनस आर बाई सी. क्योंकि करंट यहाँ फ्लो हो रही है, कंडक्टर में है करंट, पॉइंट पी पर नहीं है करंट. पॉइंट पी पर करंट नहीं है. पॉइंट पी पर तो हमें फील्ड का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है. मैं फील्ड यूज कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड यूज, हाँ मैग्नेटिक फील्ड भी आप यूज कर सकते हैं, पर फिर भी अल्टीमेटली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. ओके. सो आई यूज दिस कंसेप्ट ऑफ रिटार्डेड टाइम एंड रिप्लेस टी बाई टी माइनस आर बाई सी. ओके. Now substituting this value into equation number first, we can get the magnetic vector potential or the magnitude of the magnetic vector potential. So let's do this. Okay. Let's do this calculation, and we have from here is the magnetic vector potential. On putting the value of I, we have I naught sine omega t minus r by c dl sin theta over r. Now substituting this value of dA into equation number 2, we have dH, the strength of the magnetic field, and that is my target. The radiative field strength, यही तो मुझे कैलकुलेट करना है. radiative field strength ही तो चाहिए मुझे. So radiative field strength is given by minus d by dr using equation number 2 as I discussed just now. So put this value dA here, I naught sin omega t minus r by c dl sin theta over r. Okay. Now taking out the constant quantity out of this operator, differentiator operator, I naught constant, dl constant, sin theta constant, and r is not constant because there is a differentiation of with respect to r, the distance. So into the numerator sin omega t minus r by c is variable, and into the denominator r is variable. So d by dr minus is same here, I dl sin theta is coming out of the differentiator operator, and we now differentiation with respect to r of this quantity sin omega t minus r by c over r, and I use simply here the Leibniz differentiation formula in differential calculus. Okay, and this is my formula. Square of the denominator, first function as it is, differentiation of second, minus second function as it is, differentiation of first. This is my calculation, and on doing this all, we have omega by c, because r is cancelled with 1 power of r, omega cos omega c is coming from here, and because of this minus sign is removed, because of this minus sign is removed, or you can say this minus sign is removed by this minus sign is removed by this minus sign. However you can understand this calculation.
Okay, so I know dl sin theta same, and cancel the 1 power of r with r. We have omega by c cos omega t minus r by same over r same, because 1 power is cancelled with 1 power of r, plus sign because of this negative sign going to positive, sin omega t minus r by c same over r square same. Okay, now modified this writing method, and write the sine term first and cos term next to it. Okay, and c is multiplied into the denominator, so this term will be omega cos omega t minus r by c over rc, r multiplied by c. This is my equation number third. Okay, so equation number third, this equation, the first term gives the induction field. ये वाला जो term है, ये sin वाला जो term है, this term gives the induction field. This term represents the energy stored in the magnetic field surrounding the conductor. वो जो कंडक्टर अभी हमने बनाया है पीछे, उसके मैग्नेटिक, उसके चारों तरफ, उसके सराउंडिंग में जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है. ओके, दिस एनर्जी इज अल्टरनेटिवली स्टोर्ड इन द फील्ड एंड रिटर्न टू द सोर्स ड्यूरिंग ईच हाफ साइकिल. ओके, ऑफ ईच हाफ साइकिल ऑफ करंट, बिकॉज करंट इज अल्टरनेटिव. मैंने वो फॉर्म आपको वहां डिफाइन की है, आई नोट साइन ओमेगा टी. तो साइन ओमेगा टी इसका मतलब साइन वेव में करंट फ्लो होगी. साइन वेव में कौन सी करंट फ्लो होती है? अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है. तो जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा. नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड रिमूव होके वापस कंडक्टर के पास चला जाएगा. तो ये चलता रहता है. द इंडक्शन फील्ड डिसमिस as the square of the distance and is appreciable only in the vicinity of the conductor. Okay, square of the distance से कैसे ये फिनिश हो जाएगा, कैसे डिसमिस हो जाएगा? इसलिए डिसमिस होगा क्योंकि स्मॉल आर, देखिए एक तो हमने शॉर्ट डबलेट इतना छोटा सा कंसीडर किया, फिर वो डिस्टेंस उससे भी छोटी, और उस डिस्टेंस का स्क्वायर तो वो उससे भी छोटा. क्योंकि किसी भी अगर आप बहुत छोटी किसी क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो उससे भी छोटी. वैसे तो जनरली ये होना चाहिए कि जब आप किसी क्वांटिटी का स्क्वायर करें तो आपको जो फिगर मिले वो बढ़ी हुई फिगर होनी चाहिए, पर जब आप किसी छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो ऐसा नहीं होता, ये रूल वैलिड नहीं होता. तब आपको एक और उससे भी छोटी एक फिगर हमें मिलती है. Okay, so that's why this term is dismissed. Okay, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर रहे हैं, ये भी केवल विकिनिटी में रहता है, यानी केवल जो हमारा कंडक्टर है उसके सराउंडिंग में रहता है. Okay, therefore for transmission purpose we don't consider this field. तो हमने इसको रीजन देकर कैंसिल कर दिया. And the second term called the radiation field, और बिल्कुल कुछ वैसा ही हम वहाँ ईडी में भी करते हैं. द सेकेंड टर्म कॉल्ड द रेडिएशन फील्ड, एक्चुअली वहाँ वेलोसिटी फील्ड और एक्सिलरेशन फील्ड दो आते हैं, और एक्सिलरेशन फील्ड को ही हम कंसिडर करते हैं, वेलोसिटी फील्ड को हम जीरो कंसिडर कर देते हैं. ईडी की मैं बात कर रहा हूँ, जब रिटार्टेड टाइम वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, रिटार्टेड फील्ड्स का, एक्चुअली रिटार्टेड मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों में से दो कंसेप्ट आते हैं. तो वहाँ वेलोसिटी फील्ड को हम जीरो कर देते हैं, एक्सिलरेशन फील्ड को हम कंसिडर कर लेते हैं. कारण ये है कि जब चार्ज एक्सिलरेट करता है, मैं ईडी का थोड़ा सा आपको टच दे रहा हूँ, जब चार्ज एक्सिलरेट करता है तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेडिएट करता है. गॉट दैट? तो इसलिए एक्सिलरेशन फील्ड वाला टर्म हम कंसीडर कर लेते हैं, और वेलोसिटी फील्ड वाले का
जो टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये वाला हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इसको हमने कंसीडर कर दिया, क्योंकि ये जो सेकंड टर्म है यही रेडिएशन फील्ड देगा मुझे। ओके, एंड दिस नाउ मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड DH, फिर मैंने बताया मैं जब लेंथ ही DL है तो फील्ड भी तो DH ही होगा। सो ये DH हमने कंसीडर कर लिया, और DH का जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आया है वो कुछ इस तरह का है, वो कुछ इस तरह का है। DH इक्वल्स टू IDL साइन थीटा ओमेगा cos ओमेगा T माइनस R/C एंड ओवर R/C, oh sorry RC, this IDL साइन थीटा ओमेगा cos ओमेगा T माइनस R/C ओवर RC, ये वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाई दिस टर्म। ओके, so now this is my magnetic field, and I write this field as this। कैसे? ओमेगा C आपको दिख रहा है, ओमेगा बाई C है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा को 2 पाई n लिख सकता हूँ, C को मैं लिख सकता हूँ n लैम्बडा, n इज कैंसिल विद एमला, यानी ओमेगा बाई C को मैं लिख सकता हूँ k यानी 2 पाई बाई लैम्बडा। तो मैंने लिख दिया उसको, ओमेगा बाई C को मैंने क्या लिख दिया? 2 पाई बाई लैम्बडा, यानी 2 पाई की मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर में और लैम्बडा की मल्टीप्लाई होगी डिनोमिनेटर में, और ओमेगा और बाई C हो जाएगा यहाँ से एलिमिनेट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगा वो मिलेगा I नोट DL साइन थीटा cos ओमेगा T माइनस R/C रिटार्टेड कंसेप्ट over 2 lambda r, over 2 lambda r। Okay, so this is my equation number 4th, this is my equation number 4th, and now the corresponding electric field will be, मैंने बताया एसोसिएट रहते हैं एक दूसरे के साथ, एसोसिएट रहते हैं। अगर एसोसिएट रहते हैं एक दूसरे के साथ तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का अगर कंसेप्ट आप लेके आए हैं तो डेफिनेटली वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट भी होगा। एसोसिएट फील्ड है एक दूसरे के साथ, तो DE का स्ट्रेंथ क्या होगा? आप जानते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू DH, आपको पता है इस बात का। ओके, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मैंने DE से दिखाया है, क्योंकि वो जो शॉर्ट डबलेट है मेरे पास बहुत छोटी लेंथ का है। ओके, अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की वैल्यू रखता हूँ, उसका रूट निकालता हूँ, तो मेरे पास आती है फिगर 337 एंड मल्टीप्लाई बाई DH। ये रिलेशन, एक्चुअली ये रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, कैसे लिखूँ? ऐसे लिखूँ DH ओवर DE, और मैं अब जनरल बात कर रहा हूँ, मैं अभी इस डबलेट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। और जनरल बात ये है कि मैं DE को यहाँ लेके जा रहा हूँ DH के डिनोमिनेटर में, तो DH बाई DE यानी मैग्नेटिक फील्ड ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज, और इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ 1 ओवर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। और ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल होता है, C के इक्वल। ये क्या है? 1 ओवर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब इसकी वैल्यू को मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास आता है 337 ओके DH। ओके, और मैं 337 को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, दैट 120 पाई इंटू DH। आप इसको कैलकुलेट करें, आपके पास फिगर ये आएगी 337, जहां म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है और फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। हेंस
अब मेरे पास डी से अगर डी एच को लेना है, मेरे डी एच मुझे पता है, ये है मेरा डी एच, ये है मेरे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सटेंट जो मुझे इक्वेशन नंबर 4 देती है, और मुझे डी कैलकुलेट करना है, तो ये वाला यूज नहीं करूंगा मैं सूत्र, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा। तो 120 पाई इंटू डी एच गिव्स मी डी ई। सो पुट द वैल्यू ऑफ डी एच हियर and we can get the value of D. The electric field, the radiative electric field is 120 pi this and the value of this. I know dl sin theta over 2 lambda r cos omega t minus r by c. This 2 is cancelled with 120 is cancelled with 2 gives you 60. So 60 pi I know dl sin theta over lambda r cos omega t minus r by c, equation number 5th, gives me the strength of the radiative electric field. Strength of the radiative electric field. ओके, तो हमें स्ट्रेंथ हमने कैलकुलेट कर दी, और यही मेरा टॉपिक था, यही मेरा टॉपिक था, दैट इज द रेडिएटिव फील्ड स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी मैंने कैलकुलेट कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी मैंने कैलकुलेट कर दिया ड्यू टू शॉर्ट डबलेट के कारण। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड मीट यू इनटू द नेक्स्ट वन। थैंक यू।